मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, हालांकि मेरे इस उदाहरण से हो सकता है कहीं कंट्रोवर्सी भी पैदा हो सकती है। क्या प्रियंका बैनर्जी के जो बच्चे होंगे वो ऐसे के होंगे? आज मूल ओबीसी का इस पूरे राजस्थान में डूंगरराव गेदर से बड़ा नेता नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और उस आदमी ने ये साबित भी किया। आपको क्या लगता है सीपीएम और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद में कांग्रेस मजबूत हुई है, और ये गठबंधन अगर विधानसभा चुनाव से पहले होता तो क्या परिणाम कुछ और होता? मैंने डूंगरराव जी गेदर को वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये हो गया क्या भी वो नेता नहीं है या वो कांग्रेस नहीं है? वही कांग्रेस है। अगर हमारे को कांग्रेस में रहना है तो उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो लोकसभा क्षेत्र है वो रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आधार ये बनाया भी प्रियंका ऐसी की और इसको लड़ाओ। अगर बन गई तो चौधरी कौन करेगा? एमपी सीट कौन करेगा? नागपाल जी। नागपाल जी एक करेंगे। प्रकार से पर्दे के पीछे एक प्रयोग है जी। ये प्रयोग इनका कामयाब हो जाता है तो आने वाले दिनों में ये वृहद स्तर पर प्रयोग देखने को मिलेंगे, और क्या, हर चुनाव में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कक्षा 10वीं के अंदर 11वीं के अंदर कोई छात्र मजदूरों और किसानों के आंदोलन को लेकर जेल में चला जाए? नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं छात्र राजनीति में अपने जमाने के धुरंधर छात्र नेता रहे विनोद चौधरी। नमस्कार विनोद जी। हाँ नमस्कार रवि जी। सबसे पहले तो क्योंकि इनको अक्सर आपने आज से 5-7 साल पहले छात्र राजनीति के अंदर किसी आंदोलन में या धरना हड़ताल प्रदर्शन में इनका नाम सुना होगा, इनके इंटरव्यू बहुत कम देखे होंगे आपने, लेकिन आज किसान जागृति मंच के माध्यम से जब लोकसभा चुनाव सर पे हैं, इनके विचार आप तक पहुंचाने इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं सक्रिय राजनीति के अंदर सक्रिय नेताओं के विचार तो आप सुनते हो, लेकिन समाज के अंदर अपनी वैचारिक सोच के कारण आधारभूत परिवर्तन लाने वाले लोगों के विचार लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन किसान जागृति मंच पर हम हर उस शख्स के विचार आप तक पहुंचाएंगे जो अपने विचारों से जनमानस के विचारों को तब्दील करने का जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं, दम जी। सक्रिय राजनीति में आपके बहुत सारे विचार, आपकी बहुत सारी बातें, चर्चाएं हमने सुनी थी। पिछले 5-7 साल से राजनीति से लगभग दूर आप इस प्रकार से क्यों? मतलब या तो सक्रिय राजनीति से आपने संन्यास ले लिया या फिर कोई पारिवारिक कारण या कुछ और? नहीं हरी जी, हम सक्रिय राजनीति से दूर तो नहीं हुए। छात्र राजनीति के बाद हम जैसे ही मिल परिवार से जुड़े तो सक्रिय राजनीति में क्या कांग्रेस से हम जब जुड़े तो सरकार आ गई, तो उस दौरान सरकार के हिसाब से हम लोगों के काम करवाते रहे। चुनावी राजनीति हमने कभी करी नहीं, इसलिए हम ना ज़्यादा कोई लाइमलाइट में रहना मुझे पसंद भी नहीं। मैं तो सीधा धरातल से जुड़े हुए लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनके ही आगे पीछे के काम करना चाहता हूँ। मुझे चर्चाओं में रहना या अखबारबाजी या इंटरव्यू, इस तरीके की राजनीति से मुझे थोड़ा परहेज है। वैसे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र संगठनों की अगर बात करें तो एसएफआई के अंदर जब विनोद जी हुआ करते थे उस दौरान छात्र राजनीति भी, हालांकि चुनाव नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद छात्र आंदोलन मुख्य धारा की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। आजकल उस प्रकार के आंदोलन देखने को भी नहीं मिलते। इसका क्या कारण समझते हैं? छात्र राजनीति मुख्य धारा की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, कितनी जरूरी है? महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी है, इस पर आपका क्या कहना है? महाविद्यालयों में चुनाव इसलिए जरूरी है, लेकिन आज इस देश के अंदर छात्र राजनीति और छात्र संघ के चुनाव चुने हुए लोग इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि छात्र संघ चुनाव और उसका चुनाव अध्यक्ष राजनीति की पहली सीढ़ी है। पढ़ा लिखा आदमी सारी चीजों को समझने लग जाएगा। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, वो इस देश में अलग अलग आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, उन आरक्षण की व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से खत्म करना चाहती है। तो सबसे पहले उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचाई है तो वो है शिक्षा का ढांचा। तो सब, क्योंकि जब बच्चा शिक्षित होगा वो चुनाव की बात करेगा, इलेक्टेड हो जाएगा, उसको उसके अधिकारों का पता लग जाएगा, उसके बाद वो मुख्य राजनीति में अपना हिस्सा मांगने लग जाएगा।
वो पंचायत समिति मांगेगा, वो जिला परिषद मांगेगा, वो विधानसभा की टिकटें मांगेगा। तो ये सक्रिय राजनीति के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भी सक्रिय राजनीति एमएलए और एमपी हम ही बने या फिर हमारे बच्चे बने। ये सिर्फ आरोप है या फिर इसमें बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आप बता भी सकते हो कि नहीं ये सिर्फ आरोप नहीं है, इनकी ये सोच यहाँ पर साबित होती है? अरे जी, मैं आरोप नहीं लगाता किसी पे, मैं जो बात सच होती है वही कहता हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी लोकसभा के चुनाव है। बिल्कुल। अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो लोकसभा क्षेत्र है वो रिजर्व है। बिल्कुल, एससी के लोगों के लिए रिजर्व है। बिल्कुल। एससी जाति के लोग इसको चुनाव लड़े, महिला लड़े, पुरुष लड़े, ये उनके समाज की व्यवस्था है। एससी के लोगों की व्यवस्था है, अभी वो उनके समाज से महिला लड़ रही है या पुरुष लड़ रहे हैं। गंगानगर की लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उन्होंने, मैं सबसे बड़ा उदाहरण और ये मेरा आरोप है कि वो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, क्या प्रियंका बेलान जी के जो बच्चे होंगे वो एससी के होंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर सवाल। ओबीसी में मतलब अरोड़ा बिरादरी में प्रियंका जी की शादी हो रखी है। बिल्कुल, वो उनका अधिकार है, भी इंसान का अधिकार है कि वो किस जाति में पैदा हो और किस जाति में शादी करे, वो उसका राइट है, उसकी पालना, उस राइट का इस्तेमाल कर लिया प्रियंका जी ने, कर लिया। लेकिन राजनीतिक रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीट क्या है? रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आधार ये बनाया भी प्रियंका एससी की है और इसको लड़ाओ, और एमपी बने नहीं बने ये तो बात भविष्य के गर्भ में है। अगर बन गई तो चौधरी कौन करेगा? एमपी सीट कौन करेगा? नागपाल जी। नागपाल जी करेंगे। नागपाल जी किस समाज से आते हैं? बढ़िया समाज से। तो नागपाल जी को जो ओबीसी की या सामान्य वर्ग की सीटें वहां लड़ाओ, भारतीय जनता पार्टी कौन मना कर रहा है? यही है, प्रदेश की सबसे ज्यादा एससी की आबादी गंगानगर जिले में। हाँ है, लेकिन इसको खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? आज मान लो प्रियंका जी एमपी बन गई, क्या प्रियंका जी के होने वाले बच्चे एससी समाज के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये आरक्षण को खत्म करने की प्लानिंग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। आप बताओ कैसे नहीं हुई? तो आपको क्या लगता है ये समझना पड़ेगा एससी के लोगों को कि भी हम कहाँ खड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी हमको कहाँ ले जाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है भी ये सिर्फ शुरुआत है, इससे प्रभावित होकर बाद में बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग। दूसरी सीट एक और है, एक रितु बाणावत है जो एससी समाज की और दूसरे समाज में ब्याही गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लोकसभा में भी उनको टिकट दिया है, पता करो हुआ इसी चुनाव में। ये धीरे धीरे हर स्टेट में एक दो जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके अगर इस व्यवस्था में ये कामयाब हो गए और फिर से सरकार बन गई तो अगली बार देखना। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, कल ही नागौर संसदीय क्षेत्र से लड़ रही ज्योति मिर्जा का एक बयान है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, 400 के पार करो, राज्यसभा में बहुमत दो तो हम इस संविधान को बदलेंगे। कहने का मतलब अगर प्रियंका बेलान आज चुनाव जीतती है तो आरक्षण की मूल पद्धति के अनुसार एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जबकि आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि किसी समाज विशेष के जिनकी क्षमता नहीं है चुनाव लड़ने की, कमजोर वर्ग के हैं। तो जब बनेगी ना, जब लोग स्वीकार करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, हालांकि मेरे इस उदाहरण से हो सकता है कहीं कंट्रोवर्सी भी पैदा हो जाए। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस वर्णिक व्यवस्था के बारे में बात करना जरूरी है। सूरतगढ़ नगर पालिका का चुनाव था 2009 में, सीधा चुनाव हुआ था। बिल्कुल। कांग्रेस के बनवारी लाल जी मेघवाल उस समय चेयरमैन बने थे। बिल्कुल। आदरणीय परशुराम जी भाटिया जो पूर्व चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट लड़े थे। बिल्कुल। बीजेपी से इंजीनियर अशोक जी आसेरी लड़े थे। बिल्कुल। वो तीनों लोग एससी के थे। बिल्कुल। एक श्यामलाल जी गोदारा नाम के भी कैंडिडेट थे। अच्छा। जिन्होंने श्यामलाल गोदारा ब्रैकेट में मेघवाल लगाया था क्योंकि वो मेघवाल समाज में किसी के गोद गए हुए थे। अच्छा। तो वो गोद गए हुए थे। मेरा कोई उस परिवार पे हमला करना मेरा मकसद नहीं है। लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनको भी ये एससी के। अच्छा। लोगों के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि ये तो आर्थिक फायदा लेने के लिए ये सारा ताना बाना है। नहीं तो क्या चुनावों के अलावा भी उन्होंने एससी समाज का फायदा उठाया? बच्चे तीनों नौकरी कर रहे हैं, उनके शादियां जाटों में की है। अच्छा। हाँ। तो एक बच्चा उनका ओबीसी बैंक में आज भी नौकरी कर रहा है, पता कर लेना आप सूरतगढ़ में। साथियों, ये बहुत गंभीर सवाल है और इस पर पढ़े लिखे भाइयों को सोचना भी चाहिए कि एक सामान्य वर्ग का या फिर ओबीसी वर्ग का कोई इंसान, मतलब
पुरुष एससी वर्ग की महिला से शादी करता है या फिर कोई भी सामान्य या ओबीसी वर्ग का पुरुष एससी वर्ग के अंदर गोद नामे पे जाता है, दोनों एक ही बराबर इनको आप सोचते हो? या तो प्रियंका जी ये एफिडेविट दे या ये साबित करे, ऐसी समाज के लोगों में ये साबित करे कि मेरे होने वाले बच्चे जो हैं वो ऐसी के होंगे। थोड़ा सा जिक्र मैं और देखना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव ज्यादा टाइम नहीं हुए, गंगानगर जिले में एक प्रकार से कांग्रेस की लहर चली थी। पीलीभंगा और सूरतगढ़ पर तो बड़े अंतराल से कांग्रेस जीती जी। तो ये सिर्फ कांग्रेस का स्थानीय कोई समीकरण था या फिर मोदी जी की लहर, मोदी जी के विचार, देशभक्ति, वो सब कुछ यहाँ पर काम नहीं कर रहा था? इसके क्या कारण थे कि गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हुई? बावजूद इसके कि उपचुनाव में तो आपने देखा कि टीटी साहब को राज्य मंत्री का दर्जा देने के बावजूद हार गए। इसका क्या कारण समझते हैं आप, गंगानगर जिले के समीकरण? टीटी साहब को तो भारतीय जनता पार्टी ने निपटाने के लिए ही ये दर्जा दिया था, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आचार संहिता लगने के बाद इस देश के संविधान में ये व्यवस्था है भी आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते, जो पूर्व में घोषित है वही अनवर्त चलते हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आचार संहिता के बाद में शपथ दिला दी। ये संविधान को चैलेंज नहीं है, क्या है? बिल्कुल चैलेंज है। कोई मोदी जी की लहर और कोई हवा नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे पहले 2014 में इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, जो बातें काला धन वगैरह वगैरह जो भी बातें कही, किसी पे कोई काम नहीं हुआ। बाकी धन, हाँ एक काम जरूर हुआ है, जो धन जो लोग मेहनत करके थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा कर रहे थे, वो कभी नोटबंदी के नाम से, कभी इसको रेगुलाइजेशन करने के नाम से, जीएसटी के नाम से, खाते ऑनलाइन के नाम से, अलग अलग 200 400 रुपए करके, और वो पैसे जरूर ये अंबानी और अडानी के माध्यम से अमित शाह के बेटे जैसा के खाते में चले गए। ये जरूर परिवर्तन हुआ। हर बार ये कहते थे रॉबर्ट वाड्रा ने ये किया, ये देश का जवाई है। 10 साल हो गए, आज तक तो उसको जेल हुई नहीं। अगर इनका भ्रष्टाचार या इस तरीके कोई बात होती, कौन मना कर रहा था? ये अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, आप कहते हो कि गलत अंदर डाल दिया। आज रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं होती है तो आप कह रहे हो कि जेल करके बताओ। जेल अंदर डाल देंगे तब आप कह रहे हो, बाद में आरोप लगाओगे कि ये गलत हो रहा है। केजरीवाल को जेल में डाला है जिस सूत्र के माध्यम से ये पहुंचे। भी एक कोई रेड्डी था, वो कह रहा था भी ये नीति बनवाने के लिए हमने पैसे दिए। उसने 3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करी है और वो साफ सुथरा घूम रहा है। भी जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इस आदमी ने केजरीवाल को पैसे दिए थे, तो भ्रष्टाचार, पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों ही तो दोषी हैं। वो तो बाहर घूम रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। 60 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी उन्होंने खरीदे हैं। 60 करोड़ खरीदे हैं, तो सबसे चंदा लिया है इन्होंने, सबसे। आपको क्या लगता है, सीपीएम और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद में कांग्रेस मजबूत हुई है, और ये गठबंधन अगर विधानसभा चुनाव से पहले होता तो क्या परिणाम कुछ और होते? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती, एक बात। दूसरी बात, झगड़ा लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनी ये नहीं है इस देश में। इस देश का संविधान कैसे बचे। आज ये हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, शिवसेना से बड़ा कोई हिंदुओं का समर्थक था इस देश में? कोई बड़ी पार्टी नहीं थी उससे बड़ी। आज कहाँ है वो? आज इंडिया गठबंधन का मुख्य। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि ये हिंदुओं के विरोधी है। प्रमाण है इस देश में बाला साहब ठाकरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और उन हिंदुओं का कोई पक्षधर नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले लोग हिंदू नहीं है? अब ये कह रहे हैं हम राम जी को लाए हैं। मोदी जी को ये पूछो भी तुम जिस दिन पैदा हुए थे तुम्हारी माँ ने भी यही कहा होगा कि भगवान का बहुत भला हो, राम जी महाराज का भी मेरे बेटा पैदा हुआ, और ये कह रहे हैं हम राम को लाए। राम तो 10,000 वर्ष पहले भी आ गया होगा। ये तो अलग अलग व्यवस्थाएं, ये तो अवतार है, कहीं राम बने कहीं कृष्ण बने। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो 25 पे 25 का क्लीन स्वीप का सपना जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के लोग दबी जुबान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि 25 तो नहीं आएगी, एक चूरू वाली नहीं आ रही।
फिर कहते हैं बाड़मेर वाली भी नहीं आ रही, फिर कहते हैं लुलु वाली भी नहीं आ रही, चलते चलते कहते हैं दौसा भी नहीं आ रही। कहाँ से आएगी? 400 पार का दावा करने वाले लोग, 12 स्टेट हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, बाकी में तो है ही नहीं। उन 12 में आज बिहार में देखो 40 में से 39 भारतीय जनता पार्टी है। दावे से कह सकता हूँ 20 सीटें लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव लेके जाएगा अकेला, 20 तो वहां निपट गई। तो ये 400 पार का जो नारा है, यूपी में 40 में से 73 है, कम हो 20 अकेला अखिलेश यादव लेके जा रहा है, गठबंधन तो अलग से है, वहां निपट गई 25। राजस्थान में आज 25 की 25 है। बीजेपी के लोगों का दबी जुबान अपना कहना मान ले, वो कह रहे हैं अभी 2 ही आएगी, तो 25 तो नहीं आएगी। कांग्रेस की वो कह रहे हैं 2 ही आएगी, 23 बीजेपी आएगी। घटी कि नहीं घटी? आज हरियाणा में 10 की 10 है। हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं तीसरी सीट नहीं आ रही यार, 7 आ रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2 लोगों ने टिकटें वापस कर दी। मेन गढ़ जहाँ पर है इनका, जहाँ ये गढ़ है, क्या इशारा है ये? भारतीय जनता पार्टी की टिकट वापस करने का मतलब जानते हो क्या? व्यवस्थाएं ये है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गया। कहने का मतलब 2000 गडकरी जैसे लोगों को भी आज इस देश में, देखो मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लेकिन नितिन जी गडकरी के मामले में उनको आज रोड का राजा कहा जाता है इस देश में। मेरे मन में भी उनके प्रति सम्मान है कि उन्होंने रोड का जाल बिछाया, उन्होंने डेवलप करा इस देश में। जो 15 साल में होने वाला काम 5 साल में किया, भारतमाला, सागरमाला, ये सारे प्रोजेक्ट 2-2 दशक लग जाते हैं अगर पूरा। एक दूसरे स्टेट को जोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ा, लोगों का टाइम बचने लगा, पैसे बढ़े।